मेरी शादी जिस लड़के से हुई थी वो मुझसे बहुत छोटा था। शादी के वक्त मैं 40 साल की थी और वो 20 साल का था। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं उससे शादी कर लूं। पहले तो मैं इनकार करती रही मगर मुझे भी एक सहारे की जरूरत थी। बिल आखिर मैं मान गई। शादी की पहली रात उसने मुझे जैन मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार सा लड़का था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वैसे तो मैं लड़कों को पढ़ाने के लिए राजी ना होती मगर जब मैंने जैन की गैर मामूली काबिलियत और सहानत देखी तो फिर मैंने इनकार ना किया। उसकी एक कजन बहुत अरसे से मेरे पास ट्यूशन पढ़ती थी और वो उसी के तवज्जो से खुद मेरे पास आया था। जब उसने मुझे अपने साबका रिजल्ट दिखाए और बताया कि अब वो ग्रेजुएशन के लिए भी किसी होम ट्यूशन से ही पढ़ना चाहता है क्योंकि उससे कोचिंग सेंटर वगैरह की पढ़ाई समझ नहीं आती, तो मैंने सोच समझ कर हाँ कह दी। वैसे मुझे भी उन दिनों पैसों की जरूरत थी और जैन ने कहा था कि वो मुझे उतनी ही फीस अदा करेगा जितनी मैं कहूंगी। यूं तो मैं किसी भी ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे से 2000 से ज्यादा फीस नहीं लेती थी, लेकिन जब मैंने जहन के महंगे कपड़े और हाथ में कीमती घड़ी देखी, साथ ही महंगा तरीन मोबाइल फोन भी उसके पास देखा, तो मेरे दिल में थोड़ा लालच भी आ गया। लालच क्या कहूँ, बस घरेलू हालात से परेशान थी, इसलिए मैंने कहा ठीक है। वैसे तो मैं लड़कों को नहीं पढ़ाती, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो फिर तुम्हें थोड़ी ज्यादा फीस अदा करनी होगी ताकि मैं तुम्हें अलग वक्त में बुला सकूं। मैं तुम्हें बाकी ट्यूशन की लड़कियों के साथ हरगिज भी नहीं बिठाऊंगी, तुम्हें अलहदा से वक्त दूंगी और अलहदा टाइमिंग में बुलाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, जी टीचर, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप मुझे फीस बता दे। मैंने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और फिर एकदम से मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया कि मैं 8000 रुपए लूंगी। मुझे लगा था कि इतने पैसे सुनकर वो थोड़ी फीस कम करवाएगा, लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगा, टीचर मैं आपको 10,000 रुपए अदा करूंगा, लेकिन आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम देंगी ताकि मेरी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। मैं तो उसकी बात पर हैरान ही रह गई थी क्योंकि जिस इलाके में मैं रहती थी वहाँ 1000 रुपए का सुनकर भी बच्चों का हाल बुरा हो जाता था और वो बाखुशी मुझे 10,000 रुपए देने को तैयार था। मैंने हाँ में सर हिला दिया कि ठीक है, कल से तुम रात को 7 बजे आ जाना, मैं तुम्हें 7 से 9 में अलहदा बिठाकर पढ़ाऊंगी। उस वक्त कोई और बच्चा नहीं होता। वो मुस्कुराकर कहने लगा, जी ठीक है, मैं कल ही आ जाऊंगा। फिर उसने अपना वॉलेट निकाला और 10,000 रुपए एडवांस फीस के नाम पर मेरे हाथ में बिना झिझक के रख दिया। इतने सारे पैसे एक बच्चे की फीस के तौर पर मैंने पहली बार देखे थे। वो उठकर मुझे अल्लाह हाफिज कहता बाहर निकल गया और मैंने तेजी से खिड़की से बाहर झांका। उसकी हैवी मोटर बाइक देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो किसी अमीर ही खानदान से ताल्लुक रखता है। वो तो हवाओं में उस सफर तय करते चला गया था, जबकि मैं बाकी लड़कियों की तरफ देख रही थी जो अपनी अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी। उन सब की फीस मिलाकर भी तकरीबन 12-15 हजार रुपए मिलते थे, जबकि वो अच्छी खासी बच्चियां थी। कोई 1500 देता तो कोई 1000 रुपए देकर मुझे रखा देता। इन सब में से किसी की भी फीस मुझे सही वक्त पर और सही तरीके से नहीं मिलती थी। 1000 बार मैं उनसे फीस मांगती तब जाकर ये मेरे पैसे लाकर मेरे हवाले करते और मैं खुद से शर्मिंदा हो जाती, लेकिन उस लड़के ने तो बिना कहे ही मुझे एडवांस दे दिए थे। अगर ये ग्रेजुएशन की पूरी तालीम मेरे पास से हासिल करता तो मुझे 2 साल तक कोई परेशानी ना होती और यही सोचकर मैं खुश हो गई थी। फिर मैंने सारी बच्चों को पढ़ाया और वो सब चली गई। उनके जाने के बाद मैं घर के काम काज में मसरूफ हो गई। पिछले कई सालों से मैं इस घर में तनहा रह रही थी। मेरी जिंदगी में ट्यूशन के बच्चों से ही रौनक थी। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत सालों पहले हो गया था। उनके इंतकाल के बाद मैंने एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन नौकरी के 2 साल बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। वो 2 साल तो सुकून से गुजरे थे, लेकिन इन 2 सालों बाद जो कुछ दफ्तर में हुआ उसके बाद मैंने खामोशी से रिजाइन दिया और घर बैठ गई। लेकिन घर बैठने से तो रोटी पानी नहीं हो सकता था, इसलिए मजबूरन अपनी तालीम को इस्तेमाल करते हुए मैं सुबह एक स्कूल में पढ़ाती और फिर शाम को ट्यूशन देना शुरू कर देती। इस तरह घर का गुजारा चलने लगा था। लेकिन फिर मुझ पर इससे भी ज्यादा कड़ा वक्त आया और मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अम्मा के जाने के बाद मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। अब मेरा घर से बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता था। माजी के कुछ लम्हे आंखों के सामने धुंधलाते रहते। जिस तरह मुझे दफ्तर छोड़ना पड़ा था वो दिन मुझे रोजाना याद आता और फिर मैंने सिर्फ ट्यूशंस के जरिए ही घर चलाना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। इस मोहल्ले में चंद ही लोग थे जो मेरे हमदर्द थे, बाकी सबको तो मेरा अकेले रहना भी बुरा लगता था। कितने लोगों ने कहा कि अकेली औरत की वजह से मुआशरा खराब होता है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती, लेकिन मेरा मर्द साथ पर से ही तबार उठ गया था, इसलिए मैंने शादी करने के बारे में नहीं सोचा। वैसे भी मैं 40 साल की हो रही थी, कौन मुझसे शादी करता। मैंने अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही गुजारना शुरू कर दिया था। सारा दिन खुद को घर में मसरूफ रखती, ट्यूशन पढ़ाती और उसके बाद रात को अकेली करवटें बदलते बदलते सो जाती। कभी कभी तो सारी रात भी नींद ना आती तो सुबह सवेरे उठकर अल्लाह के हजूर जाए नमाज पर बैठ जाती। मेरी तन्हाई बस ऐसे ही गुजर रही थी।
अब तो अम्मा के इंतकाल को भी 5 साल होने वाले थे। मैं पूरे 40 साल की हो चुकी थी और मुझे नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी में वो खुशगवार ताज़ा झोंका कभी आएगा जो शायद हर लड़की का ख्वाब होता है। जवानी में तो शादी के ख्वाब मैंने भी देखे थे, मोहब्बत का अरमान मेरे दिल में भी था, लेकिन अब मैं खुद को बूढ़ा तस्वुर करती थी और जो कुछ गुजर चुका था उसके बाद तो मैं शादी के नाम से ही खौफजदा हो चुकी थी। इसलिए बस यही मेरी जिंदगी थी। और फिर जैन मेरे घर आ गया। उसकी कजन कई सालों से मेरे पास ट्यूशन पढ़ रही थी और वो उसी के तवज्जुद से आया था। अब मुझे लग रहा था कि घर के जो काम सालों से पेंडिंग पड़े हैं वो मैं जैन की फीस से करवा सकती हूँ। बारिशों में छत से पानी टपकता और बावर्ची खाने की दीवारों का पलस्तर खराब हो रहा था। मैट्रेस भी खराब हो चुका था, दीवारों का रंग भी उखड़ गया था। ये सब वो खर्चे थे जो मेरी इस्तात से बाहर थे, लेकिन अगर मैं चंद महीने जैन को ठीक तरीके से पढ़ाती तो मुझे उसकी फीस से ये सब कुछ करवाने का मौका मिल सकता था। मैंने सोचा था कि घर को थोड़ा खूबसूरत कर लूंगी तो शायद इस 4 दीवारी में मेरा दिल लगने लगे। और फिर यही सोचते हुए अगला दिन आ गया था। अगले दिन मैंने 6 बजे तक सारी लड़कियों की छुट्टी करके घर की सफाई कर दी थी। बच्चियां बहुत ज्यादा कचरा करती थी, इसलिए उनके आने से पहले जो सफाई होती वो तो उनके आने के बाद फौरन ही खत्म हो जाती। फिर 7 बजे के करीब जैन आया तो मैंने उससे अंदर बुला लिया जहाँ सब बच्चियां पढ़ती थीं। वहां उसे भी बिठाया और खुद भी उसके आगे बैठ गई। मैं बहुत दिल लगाकर उसे पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने फौरन से पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जैन पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने का भी आती था। वो हर थोड़ी देर बाद कोई सवाल पूछ लेता और वो सवाल पढ़ाई से हटकर जाती नोयत का भी होता। जैसे टीचर आप अकेले कैसे रहती हैं, आपको डर नहीं लगता, आपके घर का खर्चा कैसे चलता है, आपने शादी क्यों नहीं की, और भी ऐसे बहुत सारे सवालात। कितनी बार तो मैंने उसे टोका भी कि पढ़ाई पर तवज्जो दो। फिर वो पढ़ाई करने लगता, मगर आदत से मजबूर। थोड़ी देर बाद वो फिर कोई ना कोई सवाल कर रहा होता। ऐसे ही पहला दिन गुजर गया था। फिर दूसरे दिन वो आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसे बहुत ज्यादा ही सवाल करने की आदत है। लेकिन मैंने देखा कि जितना कुछ मैंने पढ़ाया था वो सब कुछ उसे अच्छे तरीके से समझ आ गया था, इसलिए मुझे तसल्ली थी कि वो ठीक से पढ़ रहा है। फिर मेरी उससे बातचीत होने लगी। कभी मैं उससे पूछती उसकी फैमिली में कौन है तो वो बस सरसरी सा जवाब देता कि वो अपने बाप का इकलौता बच्चा है और उसका कोई बहन भाई नहीं। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था कि जितना मैंने समझा था वो उससे कहीं ज्यादा अमीर था। उसके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो मैं अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अक्सर वो मेरे लिए महंगी तरीन चॉकलेट्स ले आता, कभी कोई गिफ्ट तो कभी आइसक्रीम। मैं उससे मना करती मगर वो कहता कि मेरी खुशी है, आप मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे लगा कि शायद वो ये बात एक टीचर की नजर से कह रहा है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में मुझे अंदाजा होने लगा कि उसकी नजरों का जाविया बदल रहा था। वो मेरे साथ घंटों बातें करने लगा था। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती तो वो भी जाने का नाम ना लेता, मेरे पास ही बैठ जाता, मुझसे सवाल जवाब शुरू कर देता, घर के कामों में मेरा हाथ बटाता। अब तो मेरे घर के छोटे बड़े काम वही निपटाने लगा था। मुझे सौदा सब्जी भी ला देता। मुझे भी उसके होने से आसरा हो गया था। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरा और मोहल्ले में अजीबोगरीब बातें शुरू हो गईं। लोग कहने लगे कि बच्चियों तक तो ठीक था, लेकिन रात के अंधेरे में ये जवान लड़के को घर में क्यों बुलाती है। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे इसकी फीस की जरूरत थी। मेरे घर के खर्चे और मेरी मजबूरियां सिर्फ मैं ही जानती थी, लेकिन लोगों का मुंह बंद कौन करवा सकता है। इसलिए कुछ ही अरसे में मैं बेइंतहा परेशान हो गई। मैं अपने सर बदनामी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने जैन से कहा कि अब तुम कोई और ट्यूशन ढूंढ लो, मेरे लिए तुम्हें पढ़ाना नामुमकिन हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही हैरान हुआ और फिर परेशानी से कहने लगा, टीचर आप मुझसे नाराज हैं, मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या। वो खुद ही माफी भी मांगने लगा था और उसके इस रवैये पर मैं बेख्तियार मुस्कुराती थी। वो पैसे वाला तो था, मगर ना उसमें गुरूर था ना तकब्बुर, बल्कि वो बहुत ही आजिज सा बंदा था। जब मैंने उससे बताया कि मोहल्ले वाले मेरे और इसके हवाले से बातें करने लगे हैं तो वो एकदम ही हैरान रह गया। फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आने लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद वो पूछने लगा, क्या वाकई आप मुझे मोहल्ले वालों की वजह से निकालने की बात कर रही हैं? क्या मोहल्ले वाले इतने जरूरी और अहम है आपके लिए? क्या वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं? उसकी बात सुनकर मैं लम्हे भर को चुप हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही कह रहा था। मैंने नजरें झुका ली। मोहल्ले वालों ने कब मेरा बोझ उठाया था, कब मेरी छत के टपकते पानी को रोका था, कब अम्मा के जनाजे के बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। मगर उसके बावजूद उनकी बातें मेरे दिल में कांटे बनकर चुभती थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, जैन मसला ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, मसला ये है कि मैं अकेली हूँ। औरत अगर अकेली हो तो हर जबान को इजाजत मिल जाती है। वो फौरन बोल उठा, लेकिन आप कमजोर नहीं है टीचर, आपने अकेले सब कुछ संभाला है। उसकी आवाज में खलूस था, वही खलूस जो शायद मैं बरसों से ढूंढ रही
थी, मगर मानने से डरती थी। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की और कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, मगर वो आज जिद पर था। मोहल्ले वालों का मसला है तो मैं दिन में आ जाऊंगा, या आप कहें तो मैं डबल फीस देने को तैयार हूँ, मगर आप मुझे पढ़ाती रहे। मैंने चौंक कर उसे देखा। नहीं जैन, ऐसी बात नहीं है, फीस का कोई मसला नहीं, और ना ही डबल फीस देकर तुम्हें मुझ पर एहसान करने की जरूरत है। मेरा मसला बस लोगों की जबानी है। वो हल्का सा मुस्कुराए। ये एहसान नहीं है, ये मेरा हक है कि मैं जिस टीचर से पढ़ना चाहता हूँ वही मुझे पढ़ाए। आप मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं। मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और आपसे ही पढ़ना चाहता हूँ। वो बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी बात पर अटक गया था, और उस दिन पहली बार मुझे उसकी उम्र का एहसास हुआ। 20 साल का जिद्दी, सच्चाई और एक अजीब सी बेखौफी, और मेरे अंदर 40 साल औरत जो हर कदम सोच समझ कर रखती थी, जो हर खुशी से पहले अंजाम देखती थी। अब भी मैं यही सोच रही थी कि अगर मोहल्ले वालों की जबान ना रुकी तो मैं क्या करूंगी, आगे क्या होगा, मुझे किस तरह की बदनामी का सामना करना पड़ेगा। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया, जैन कल से तुम मत आना, मैंने फैसला कर लिया है, मैं कोई बदनामी अपने सर नहीं लूंगी। तुम जवान लड़के हो, शायद इसी वजह से मेरे किरदार पर उंगलियां उठने लगी है। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरे यूं कहना बहुत नागवार गुजरा हो। उसके इस अंदाज पर मेरे दिल में ठेस सी उठी थी। वो उठ खड़ा हुआ, मगर जाने से पहले दरवाजे पर रुक गया। टीचर, आप जो सोच रही हैं कि मुझे निकाल देने से आपका मसला हल हो जाएगा, या मोहल्ले वाले आपके किरदार के बारे में बात नहीं करेंगे, तो आप गलत हैं। जिसे आपके बारे में जो कहना होगा वो कहता रहेगा। आपकी हर अच्छाई को भी बुराई बना दिया जाएगा। बेहतर यही है कि आप अपने बारे में सोचें। आपका एक फैसला मेरा फ्यूचर भी खराब कर सकता है। वो बस इतना कहकर निकल गया था, और उस रात में देर तक ना सो सकी। मोहल्ले वालों की बातें, जैन के लफ्ज और अपनी तन्हाई सब एक दूसरे में गठमिट हो गए थे। कहीं ना कहीं उसकी बात दुरुस्त थी। जब मैंने उससे नहीं पढ़ाती थी तभी मेरे अकेले रहने पर पास पड़ोस वालों ने कई तरह के सवाल उठाए थे। उन्हें लगता था कि मैं उनके मर्दों को खराब कर सकती हूँ, या फिर उनके मर्द मेरी वजह से बहक सकते हैं। और अब तो उन्होंने जैन को मोहरा बना लिया था। जैन को मैं पिछले 6 महीने से पढ़ा रही थी। अब अगर मैं बीच में उसे छोड़ती तो वाकई ही उसका साल खराब हो जाता। फिर मेरी और उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी, और यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे फोन करूंगी और दोबारा आने को कहूंगी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत ना हुई। मैंने लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाकर छुट्टी दी तो मैं खामोशी से कोने में बैठ गई। जैन के आने में 1 घंटा था, लेकिन मैं जानती थी कि वो आज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद ही उसे साफ मना किया था। लेकिन 7 बजते ही घर का दरवाजा बजा और मैं हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। कहने लगा, मैं जानता था मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं उसकी बात पर हैरान हुई। वो मुस्कुराकर अंदर आ गया। एक चॉकलेट मेरी तरफ बढ़ाई और साथ ये गुलाब भी। मैंने मुस्कुराकर उसके हाथ से गुलाब ले लिया, मगर दिल के अंदर एक अनजानी सी घबराहट ने जन्म ले लिया था। मैंने फौरन अपनी मुस्कुराहट समेटी और खुद को संभालते हुए संजीदा लहजे में कहा कि जैन, मैंने तुम्हें कल साफ मना किया था, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वो बेफिक्री से अंदर आ गया, जैसे ये घर उसके लिए अजनबी ना हो। उसने कुर्सी खींची और बैठते हुए कहा, आपने मना जरूर किया था, लेकिन मुझे यकीन था आपका दिल नहीं मानेगा, और वैसे भी मैं पढ़ने आया हूँ, भागने तो नहीं आया ना। मैंने गुलाब मेज पर रख दी और किताबें खोलते हुए खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की, और कहा कि आज सिर्फ पढ़ाई होगी, कोई फजूल बात नहीं। वो हल्का सा हंसा और बोला, जी टीचर, वादा हम पढ़ने लगे। मगर आज माहौल मुख्तलिफ था। खामोशी भी कुछ बोल रहा था। मेरी नजरें किताब पर थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। जैन गैर मामूली तवज्जो से सुन रहा था और सवाल भी कर रहा था, मगर आज उसके सवाल सिर्फ पढ़ाई तक महदूद थे। ये बात मुझे एक तरफ से सुकून दे रही थी, और कहीं ना कहीं मायूस भी। 2 घंटे कैसे गुजर गए पता ही ना चला। मैंने घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। मैंने कहा, बस आज के लिए काफी है। वो फौरन खड़ा हो गया, मगर जाते हुए फिर वही संजीदा अंदाज उसके चेहरे पर आ गया। उसने कहा, टीचर, मैं एक बात पूछूं? मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, पूछो। उसने कहा, अगर मैं आपकी उम्र का होता तो। उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर लफ्ज साथ ना दे सके। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने आहिस्ता कहा, जैन, तुम्हारी उम्र हालात की है। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं हालात बदलना चाहता हूँ टीचर। उस दिन के बाद वो बाकायदगी से आने लगा, मगर उसने वाकई खुद को बदल लिया था। न जाती सवाल, न फजूल बातें, बस पढ़ाई, खामोशी और कभी कभार एक एहतराम भरी मुस्कुराहट। मोहल्ले वालों की बातें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, शायद इसलिए कि जैन अब दिन के
के वक्त भी आने लगा था और कभी कभी उसकी कजन भी साथ होती। वक्त गुजरता गया, 6 महीने 1 साल में बदल के जैन की ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई। वो टॉप पोजीशन पर आया। उस दिन वो बहुत खुश था, मेरे लिए मिठाई और एक सादा सा सूट ले आया और बोला ये सब आपकी वजह से है टीचर। मैंने पहली बार दिल से खुशी महसूस की, जैसे किसी ने मेरे वजूद की मेहनत को मान लिया हो। उसी दौरान मेरी जिंदगी में उसकी मौजूदगी एक आदत बन चुकी थी। घर के छोटे मोटे काम, दवाइयाँ, बिल, वो सब मैं मदद कर देता। मैं मना करती मगर वो कहता आप अकेली नहीं हैं। फिर एक दिन उसने अचानक कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे हाथ से चाय का कप छोड़ते छोड़ते बचा। मैंने सख्ती से कहा ये क्या कह रहे हो जैन, तुम मेरे शागिर्द हो और उम्र में मुझसे आधे। वो बिल्कुल पुरसकून था। उसने कहा आप मेरी टीचर जरूर थी मगर अब नहीं, और उम्र सिर्फ लोगों को डराने के लिए होती है। मुझे आपका साथ चाहिए, बाकी दुनिया जाए बहार में। मैंने साफ इनकार कर दिया। उस दिन वो खामोशी से चला गया। कई दिन तक ना आया ना फोन किया। दिल अजीब तरह से खाली खाली रहने लगा। मैं खुद से लड़ती रही, समझाती रही कि ये नामुमकिन है, ये गलत है, ये माशरा कबूल नहीं करेगा। फिर एक दिन अचानक उसकी कजन मुझे बाजार में टकर गई। मैंने उससे जैन के बारे में पूछा तो वो कुछ देर खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि वो अस्पताल में है, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये सुनते ही मेरी रूह फना होने लगी। मैंने वहीं से सीधा अस्पताल का रुख किया। मेरे हाथ पांव कहाँ कांप रहे थे कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं। मैं जब वहां पहुंची तो अकेला बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक दोस्त था जो उसके साथ, और वो मुझे देखते ही कमरे से बाहर निकल गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके बिस्तर के करीब गई। दिल उस जोर से धड़क रहा था कि लगता था कि अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसके चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी, आंखों के नीचे सियाह हल्के थे, हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और वो आंखें बंद किए बेहोश सा लेटा था। मैंने कांपते हाथों से उसकी कलाई पकड़ी। नब्ज चल रही थी मगर कमजोर सी। एक लम्हे को मेरी टांगों में जान न रही। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई और बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बार बार खुद को कोस रही थी कि अगर मैंने उसे यूं सख्ती से ना छिड़का होता, अगर मैंने उसके दिल की बात सुने बगैर दरवाजा बंद ना किया होता, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने धीमी आवाज में कहा जैन आंखें खोलो। मेरी आवाज सुनकर वो खामोश रहा। चंद लम्हों बाद डॉक्टर अंदर आया। उसने मुझे देखा तो पूछा आप उनकी क्या लगती हैं। मैं एक लम्हे को रुकी, फिर बस इतना कहा मैं इनकी टीचर हूँ। डॉक्टर ने सर हिलाया और कहा आप खतरे की बात नहीं है, बर वक्त ले आए थे मगर जहनी दबाव बहुत ज्यादा था, इन्हें मुसलसल मॉनिटरिंग में रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और पहली बार दिल ही दिल में मान लिया कि मैंने इस लड़के की जिंदगी में अपनी जगह बना ली है। चाहे मैं जितना भी इनकार कर लूं, सच यही था कि वो मेरे लिए सिर्फ एक शागिर्द नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसकी पलकें हिली और वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया। उसने नजरें घुमाई और जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने कमजोर सी आवाज में कहा आप आ गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा हाँ आ गई हूँ। क्या तुम पागल हो गए थे? ये क्या हरकत थी? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा मैंने सोचा था शायद आप आएंगी। मैंने बेख्तियार उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा आइंदा ऐसी कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना डर लग रहा था। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर बोला मुझे बस ये जानना था कि अगर मैं ना रहूं तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी आंखों से आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिर गए और मैंने धीमी मगर वाज़ेह आवाज में कहा पड़ेगा सहन, बहुत फर्क पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कुराहट में अजीब से इत्मीनान था, जैसे उसने दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। फिर मैं कितनी ही देर उसके पास बैठी रही। वक्त का एहसास न रहा। कभी उसकी सांसों को देखती, कभी उसके चेहरे को, और दिल ही दिल में दुआएं करती रही। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा आप जानती हैं मैं क्या चाहता हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी, बस सच्चाई थी। उसने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरे दिल में घबराहट दौड़ गई। मैंने फौरन परेशानी से कहा जैन ये मुमकिन नहीं है। लोग क्या कहेंगे और सबसे बढ़कर तुम्हारे वालिदैन कैसी इजाजत देंगे? वो जरा सा हंसा, मुझ जैसे पहले ही इस सवाल के लिए तैयार हो, और फिर बड़े सुकून से बोला मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है और वालिद अमेरिका में रहते हैं। वो यहाँ नहीं होते, इसलिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मुझे बस आपका जवाब चाहिए। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे पास कहने को कुछ ना था। दिल और दिमाग के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई थी और वो खामोशी से मेरा चेहरा देख रहा था, जैसे मेरे हर बदले तासुर को पढ़ रहा था। और फिर मैं भी हार मान गई थी। कितने अरसे से मैं तन्हा थी और अब मजीद तन्हा रहना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। अगले दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और हम दोनों ने निकाह कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे रुखसत करवा कर अपने घर ले जाएगा या नहीं, मगर उस रात वो खुद मेरे घर आ गया। उसका कहना था कि कुछ वक्त बाद वो मुझे अपने घर ले जाएगा। अभी वो रूम सेट करवा रहा है।
मैं भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी और मेरी शादी के बारे में ज्यादा लोगों को बताया भी नहीं था। इसलिए जब वो मेरे घर आया तो मैंने उसे अपने ही कमरे में जगह दी। वो मेरे करीब आकर बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि आप जानती हैं मैंने आपसे शादी क्यों की है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ क्यों, कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उसने सर झुका लिया और कहने लगा कि सच कह रही हैं आप, मुझे वाकई आपसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन इससे पहले शादी के पीछे कोई और मकसद था। इसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से उसे अपना हाथ छुड़ाया और पीछे होकर खड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम? उसने नजर झुकाई और कहने लगा कि उस दिन उस दफ्तर में मैं भी मौजूद था जहां आप नौकरी करती थी। आप मेरे बाबा की एम्प्लॉय थी। मैं अपनी मामा के साथ बाबा से मिलने के लिए ऑफिस आया था, लेकिन वहां आकर हमने देखा कि अजीब सा ड्रामा हो रहा है। आप शोर मचा रही थी कि बाबा ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, जबकि बाबा ने इस इल्जाम को धुतकार दिया था। आप गरीब थी इसलिए आपकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सबने आपके किरदार पर इल्जाम लगाया और बाबा ने आपको नौकरी से निकाल दिया। उस दिन पहली बार मैंने अपनी मम्मा को बिल्कुल खामोश देखा था और आपका चेहरा मेरी आंखों में बस गया था। फिर जब हम घर लौट आए और शाम को बाबा घर आए तो मम्मा और बाबा की बहुत लड़ाई हुई। मम्मा कहने लगी थी कि तुम खुद एक बेटे के बाप हो, कब सुधरोगे, कब तक मासूम लड़कियों को तंग करते रहोगे। और इसी बात पर बाबा ने मेरी मम्मा के चेहरे पर तमाचा मारा था। वो तमाचा मुझे आज भी याद है। मम्मा आपकी तरफदारी कर रही थी। वो जानती थी कि बाबा का किरदार कैसा है और उस दिन मुझे अपने बाप की हकीकत मालूम हुई थी कि वो अपने पैसे के बल पर नौकरी करने वाली लड़कियों को किस तरह हरासा करते थे। फिर उस दिन बाबा गुस्से में घर से चले गए थे और मेरी मम्मा सारा वक्त मेरे पास बैठकर रोती रही थी। वो बिल्कुल होश में नहीं थी और उसी दौरान उन्होंने इंकशाफ किया था। मेरे वालिद के कई औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी थे और फिर उसी रात वो अचानक ही हार्ट अटैक से इस दुनिया से चली गई। बाबा वापस लौटे, मामा की तदफीन हो गई और उसके बाद बाबा की रंगीन जिंदगी और भी रंगीन हो गई। मैं खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा। अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, लेकिन मासी की यादों में फंसा रहा। आपका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। फिर बाबा मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए क्योंकि वहां उनके लिए अय्याशी करना आसान था और मैं यहाँ अकेले जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन मैंने अपनी कजन के पास आपकी तस्वीर देखी और मैंने आपको पहचान लिया और बस वहीं से मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश करने लगा। फिर जब मैं यहाँ आया और मैंने आपकी बर्बाद होती जिंदगी देखी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं आपकी इस अकेलेपन और बर्बादी के पीछे मेरे बाबा का हाथ था, इसलिए मैं अपने बाबा की गलती का मदावा करना चाहता था। मेरी माँ को आपके लिए बहुत अफसोस था। मैंने सोचा था कि मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने बाबा की गलती को दुरुस्त कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई और इसलिए मैंने आपसे शादी की है। जैन की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। बहुत अरसा पहले मेरी मंगनी हुई थी और इस इल्जाम के बाद दफ्तर में होने वाले इस हंगामे के बाद मेरी वो मंगनी टूट गई थी। इस मंगनी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए मैंने भी कभी किसी के सामने इसका जिक्र ना किया। मगर आज मुझे वो दुख आ गया था जैन के वालिद की वजह से। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो बहुत भयानक था, मगर मैं उसकी सजा जैन को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं खामोशी से आंसू बहाती रही थी। जैन ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया था और वादा किया था कि वो अपने बाप जैसा साबित नहीं होगा। वो मेरे ही घर में रहने लगा था। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। उसने अपने बाप की सारी जायदाद छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी। कुछ अरसे में उसके बाप को इस बात की खबर हो गई तो वो जैन से मिलने के लिए आए। वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनका इकलौता बेटा सब कुछ छोड़कर मुझे ऐसी औरत के साथ यहाँ रह रहा था। लेकिन जैसे ही जैन के बाप ने मुझे देखा उनके चेहरे के तासुरात बदल गए और फिर जब उन पर सारी हकीकत खुली तो वो बेटे के आगे शर्मिंदा हो गए। जैन ने कह दिया था कि उससे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसकी वजह से उसके माँ बाप का रिश्ता ही खत्म हो गया और उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। वो मेरे साथ एक आम से जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था। उसने अपने वालिद को वापस भेज दिया था और आज हम दोनों एक सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहल्ले वाले हम पर बातें बनाते हैं, हंसते हैं, मुझे जादूगरनी कहते हैं, लड़कों को फंसाने वाली बड़ी उम्र की औरत कहती हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का सच क्या है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ।